हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार का है। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव एवं अनुभविक था। ठीक है, इनका जो था मात्रात्मक एवं अनुभविक विधि पर आधारित था इनका वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार डी कैंडेला के वनस्पति वर्गीकरण मॉडल को इन्होंने बनाया था। ठीक है, पुनः तापमान एवं वृष्टि मतलब वर्षा के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने 1918 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण को अनेक बार परिमार्जित मतलब संशोधित करके 1931 में उसका अंतिम रूप से प्रस्तुत किया, जो 1953 में कोपेन का गीगर पाउल ठीक है कोपेन का गीगर पाउल के नाम से मॉडल को जाना गया। ठीक, बाद में जो संशोधित करके 1931 में जो उन्होंने अंतिम रूप से जो अपना वर्गीकरण पेश किया, उसको कोपेन गीगर पाउल के नाम से जाना जाता है। कोपेन ने जलवायु को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, ये चैप्टर हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, A, B, C, D और E 5 अल्फ़ाबेट्स में इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को बांटा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा नामांकित किया गया है। देखिए, इस प्रकार से फ्लो चार्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, ए आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ए का मतलब आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दिखाया है, बी का मतलब शुष्क जलवायु का दिखाया है, और सी का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को दिखाया, और डी का मतलब शीतोष्ण जलवायु को दिखाया है, और ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु को दिखाया है। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु को दिखाया है। देखिए, अगर आपको लोकेशन याद हो तो आप सीधा सीधा चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है 23.5 डिग्री इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये और 23.5 से लेकर 66.5 का बीच का जो क्षेत्र होता है, ये शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, और ये शीत कटिबंध का क्षेत्र होता है। ठीक है, हम तेजी से बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ए का मतलब आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ होंगे, तो ये इक्वेटर के एरिया में होंगे, क्योंकि इक्वेटर के एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ वर्षा भी ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो आर्द्र और उष्ण मतलब कि जिस मौसम में आर्द्रता और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा होगा, तो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। अब है शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क जलवायु होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो आर्द्रता मिलेंगी नहीं। तो जिस जिस क्षेत्र में, जैसे कि अफ्रीका के क्षेत्र हो गया, आपको रेगिस्तान का क्षेत्र हो गया, आपको थार मरुस्थल, इस सभी में शुष्क जलवायु के क्षेत्र मिलेंगे। इसी प्रकार आर्द्र शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, तो ये जो है आपको इन क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डी जो है आपका शीतोष्ण जलवायु, उसके बाद ध्रुवीय, ये ठंडे प्रदेश की जलवायु को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को 5 अल्फ़ाबेट के आधार पर बांटा है। आप कॉमन सेंस के आधार पर भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा जलवायु क्षेत्र किस क्षेत्र में है। ठीक है, अब इसको ईजी मोड में आराम से लिख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे भी। इन अक्षरों के अलावा कुछ अन्य वर्गों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि वर्षा की अवधि को बतलाती है। ठीक है, इन 5 अल्फ़ाबेट के अलावा भी इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि है स्मॉल एफ, जो कि वर्ष भर वर्षा को दिखाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए वर्ष भर वर्षा कहाँ होगा, इक्वेटर के क्षेत्र में होगा ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होगी। उसके बाद है स्मॉल एस, स्मॉल एस को ग्रीष्मकाल शुष्क। ठीक है, ग्रीष्मकाल में शुष्क ग्रीष्मकाल को दिखाया है। फिर स्मॉल डब्लू को इन्होंने शीत शुष्क काल दिखाया है। ठीक है, शीतकाल में शुष्क शीतकाल को दिखाया। उसके बाद कैपिटल एस से अर्ध शुष्क या स्टेपिज जलवायु को शो किया है। मतलब कहीं भी अगर कैपिटल एस लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, अर्ध शुष्क या स्टेपिज जलवायु को शो कर रहा है। उसी प्रकार कैपिटल डी शुष्क जलवायु को दिखा रहा है। कहीं भी कैपिटल डब्लू लिखा हुआ हो तो उसका मतलब शुष्क जलवायु है। तो 5 ऊपर अल्फ़ाबेट ऊपर का तो आसान है, ABCD है। उसके बाद स्मॉल एफ, स्मॉल एस, स्मॉल डब्लू, स्मॉल कैपिटल एस और कैपिटल डब्लू, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट है कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूहों को कई उप विभागों में विभक्त किया, जहां पर विभाजन का प्रमुख आधार वर्षा के मौसमी वितरण संबंधित दशाएं तथा शीत और शुष्कता की प्रकृति है। इस तरह कोपेन ने विश्व जलवायु को 5 प्रमुख समूहों तथा 11 जलवायु प्रकारों में बांटा है। ठीक है, तब 11 जलवायु प्रकारों में बांटा है, तो इसके लिए विश्व का मैप आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है उन सब चीज़ों को। ठीक है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु है, इनको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इनके बारे में इंडेक्स में लिखा भी गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु को दिखा रहा है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ये AF से दिखा रहा है। तो ए का मतलब क्या था, उष्ण आर्द्र था। ठीक है, तो ये देखिए उष्ण आर्द्र बताया था ना, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र होगा। देखिए इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उष्ण आर्द्र जलवायु है ना, वर्षा बन पाया जा रहा है। तो ये जहाँ भी दिखा रहे हैं, ठीक है, लोकेशन सही दिखाना। जैसे कि देखिए मरुस्थलीय निम्न अक्षांशीय जलवायु, जिसको कि BWS से दिखा रहा है। देखिए मरुस्थल का क्षेत्र डिनोट कर रहा है ना, ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है। ठीक है, ये अफ्रीका का पूरा सहारा मरुस्थल का एरिया है। ठीक है, सहारा मरुस्थल का एरिया है आपका। ये भारत का देखिए रेगिस्तान का क्षेत्र दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये रेगिस्तान का क्षेत्र दिखा रहा है, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। ठीक, तो ये रेगिस्तान क्षेत्र को दिखा रहा है। इसी प्रकार सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आर्द्र शुष्क एवं स्टेपेज नोट्स तो दिए ही आप लोग को, इसको लिखिएगा। ठीक है, आप लोग लिखिएगा और इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि मैप पे जिस चीज़ का वर्णन हो रहा है उसको सही लोकेट किया गया है कि नहीं। ठीक है, 11 जलवायु प्रकारों में दिखाया गया है। 11 जलवायु प्रकार को डिनोट करके इसमें आपको लोकेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है। तो डिनोट करके आपको इस प्रकार से इंडेक्स दिखाना होगा। इंडेक्स दिखाने के बाद आपको लिखना होगा हर एक के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो जलवायु का प्रकार था, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहला जो जलवायु का प्रकार था वो आपका A था। तो इसमें इसके बारे में लिखना है, इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या ट्रॉपिकल ये क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस समूह में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती है, अतः इसमें 2 प्रमुख जलवायु प्रकार की निश्चित किए जाते हैं, जिनका निर्धारण वर्षा की अवधि के आधार पर किया जाता है। उसके बाद अब इसमें देखिए ए फर्स्ट प्रकार की जलवायु में अब इसको क्या किया, ए और एफ को मिला दिया है। ठीक है, तो ए का मतलब उष्ण था और एफ का मतलब, तो यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद है AW, ये क्या शो कर रहा है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। ठीक है, एक महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से भी कम होती तथा तापमान ऊंचा रहता है। इसी प्रकार से आपको ये लिखने होंगे एग्जाम में। उसके बाद है AM। ठीक है, इसे मानसून जलवायु कहते हैं, जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है परंतु वार्षिक वर्षा अधिक होती है। वास्तव में यह जलवायु प्रथम 2 AF तथा AW के बीच की है। AM तथा AW दोनों में कम से कम एक महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, कोपेन ने ए जलवायु में अन्य वर्गों का भी प्रयोग किया है। ए जलवायु में अन्य वर्गों का भी प्रयोग किया है कोपेन ने। वो क्या क्या किए हैं, तो इनको देखिए। जैसे W1, ठीक है, स्मॉल W1 में पतझड़ में अधिक वृष्टि का वर्णन किया है। उसके बाद W2, ठीक है, 2 निकटतम वर्षा वाले मौसम, जिनके बीच 2 शुष्क मौसम होते हैं। उसके बाद कैपिटल S ग्रीष्मकाल में शुष्क ऋतु। उसके बाद स्मॉल I है, सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है, स्मॉल I का जहाँ प्रयोग हुआ है, सबसे गर्म तथा ठंडे महीने का तापमान 5 डिग्री से कम शो करेगा। G वर्षा के पहले सबसे गर्म मौसम। ठीक है, तो ये इक्वेटर के एरिया में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है B जलवायु। ठीक है, वर्षा की अपेक्षा बाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा की मात्रा इतनी नहीं हो पाती है कि अस्थायी और मौसमी जल स्तर बने रहे। वार्षिक तापमान तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीने के आधार पर इस जलवायु को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसको कि BW के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, जिसको कि BS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है
वार्षिक तापमान के आधार पर इनमें पुनः विभेद किया जाता है। जब औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है तो उसे एच वर्षा से इंगित किया जाता है और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर के वर्षा के वर्ग से संबोधित किया जाता है। इस तहत बी जलवायु समूह को निम्न 4 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, BWH में देखते हैं क्या क्या है। BWH उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। उसके बाद BSH, ठीक है, BSH जलवायु उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। आपको सीधा याद रखना है इन सब का मतलब, ठीक है, कि BWH का मतलब जिस क्षेत्र में BWH दिखा रहा है उसका मतलब क्या होगा कि इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है और औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। BSH दिखा रहा है जहाँ वहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। उसके बाद BKW ये जहाँ पे डिनोट करेगा वह मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तान जलवायु को बताएगा, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको रटना होगा। उसके बाद है BSK, यह मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु और औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम को शो करता है। अब बी प्रकार की जलवायु में प्रयुक्त अन्य वर्णमाला का क्या मतलब है। ठीक है, तो के का मतलब स्मॉल के सबसे गर्म महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। एस कैपिटल एस ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में शीतकाल के सबसे शुष्क महीने की अपेक्षा कम से कम 3 गुना अधिक वर्षा होता है। डब्लू का मतलब होगा शुष्क, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे अधिक महीने में कम से कम 10 गुनी अधिक वर्षा होंगी। उसके बाद है एन, स्मॉल एन, यह अत्यधिक कोहरा को दर्शाता है, मतलब जहाँ स्मॉल एन लिखा हुआ है वहाँ अत्यधिक कोहरा को दर्शाएगा। नेक्स्ट है तीसरे प्रकार की जलवायु, यह है सी प्रकार की जलवायु जिसको कि समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के रूप में डिनोट किया जाता है। इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है CF, ठीक है, CF वर्ष भर वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है CW, शीतकाल शुष्क होता है। शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुना अधिक वर्षा होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा है CS, इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। यह रूम सागरीय जलवायु को डिनोट करता है। ठीक है, सी प्रकार में प्रयुक्त अन्य वर्णों का तात्पर्य क्या है। ए का मतलब है स्मॉल ए का मतलब उष्ण ग्रीष्मकाल, उष्णतम महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। स्मॉल बी सर्द ग्रीष्मकाल, उष्णतम महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और सी का मतलब स्मॉल सी सर्द लघु ग्रीष्मकाल, 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री से ऊपर। नेक्स्ट है चौथा जो कि डी प्रकार की जलवायु को डिनोट करता है। यह आर्द्र जलवायु प्रकार को संबोधित करता है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान इसमें -3 डिग्री से कम होता है। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल कई महीने तक हिमच्छादित रहते हैं। इसके 2 उपविभाग किए जा सकते हैं। पहला उपविभाग है DF, यह आपको शो करता है शीताद्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होते। दूसरा DW शीताद्र जलवायु जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। उसके बाद है स्मॉल डी, सबसे ठंडे महीने का तापमान
-36.4 फ़ारेनहाइट से कम, ठीक है। उसके बाद पाँचवा आपका ई प्रकार का जलवायु है, ठीक है। पाँचवा जो है आपका ई प्रकार का जलवायु है। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसके 2 उपविभाग किए गए हैं, ठीक है। पहला है ईटी टुंड्रा जलवायु, उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। उसके बाद है ईएफ सतत हिमछादित जलवायु, सभी महीनों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमको मूल्यांकन करना है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का। तो मूल्यांकन में गुण और दोष दोनों बताना है। तो सबसे पहले इसका गुण बताना है। तो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में मौसम के आसानी से ज्ञात किए जाने वाले तत्वों तापमान वर्षा का उपयोग किया है, ठीक है। तापमान तथा वर्षा का उपयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट है इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी स्थान या प्रदेश के वनस्पतिक प्रकार तथा उसकी विशेषता एवं जलवायु की विशेषता के संबंध पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इनका कोपेन ने वर्गीकरण में प्रभावी वर्षा की मात्रा का समावेश किया है। इनका वर्गीकरण की योजना भूगोलविदों को अधिक पसंद आया क्योंकि इस योजना में जलवायु प्रकार तथा वनस्पति प्रकार के बीच संबंध को महत्व दिया गया। कोपेन का योजना सरल, वर्णनात्मक तथा आसानी से समझ होने वाली है, अतः इसे व्यापक समर्थन मिला, ठीक है। ग्राह्य का मतलब वही है समझ, ठीक है, समझ योग्य है। अब इसका दोष बताना है, इनके सिद्धांत का दोष। तो दोष इनका यही है, कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में औसत मासिक वर्षा तथा वर्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, जबकि मौसम के अन्य तत्व जैसे वर्षा गहनता, मेघछादन की मात्रा, वर्षा के दिन, दैनिक तापमान, विषमता, पवन आदि को नज़रअंदाज किया गया है। तो ये दोष हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि केवल वर्षा ही मौसम को प्रभावित करता है, बहुत सारी चीज़ें मौसम को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि वर्षा की मात्रा कितनी होती है, किस महीने में कितनी वर्षा होती है, इन सब चीज़ों को, मेघछादन का प्रकार, मेघ कैसे बनते हैं, दैनिक तापमान का स्तर क्या है, हवा किस प्रकार से इफेक्ट करती है, इन चीज़ों को ये पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिए। नेक्स्ट है इन्होंने अपनी योजना को आवश्यकता से अधिक साधारण तथा वर्णनात्मक बना दिया तथा जलवायु के कारकों पर ध्यान नहीं दिया, जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भी इनकी आलोचना की गई। कोपेन ने वायु राशि की विशेषता को भी सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है। वायु राशि की विशेषता को भी इन्होंने शामिल नहीं किया। विभिन्न जलवायु प्रकार तथा उनके उप प्रकारों को इंगित करने के लिए विभिन्न पारिभाषिक वर्णों का प्रयोग किया, परंतु इन्हें याद रखना कठिन हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा वर्ण का प्रयोग कर दिया वर्णमाला का कि याद करने में ही दिक्कत आ। आप ही लोग देखिए ना, कहीं पर AWS AWK लिखा हुआ है, तो इसको याद करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था। इसके वजह से इसके सिद्धांत का आलोचना किया, ठीक है। और लास्ट में लिख देना है कि कोपेन के वर्गीकरण में अनेक कमियां होते हुए भी यह वर्गीकरण आज भी सर्वाधिक सूक्ष्म एवं सैद्धांतिक एवं मान्य है। तो ये आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। अब बच रहा है थॉर्नबेट का, तो वो भी करवा देंगे। आज क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म ही हो जाएगा आपका, ठीक है।